Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is Problems on Inversion Method. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to solve problems on matrix inversion method. लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्शन मेथड क्या होता है ये देखा है. ठीक है, आज हम इन्वर्शन मेथड से प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करना है वह देखने वाले हैं. ठीक है, ये क्या है, मैट्रिसेस चैप्टर का एक एप्लीकेशन है. ठीक है, कि अगर आप लोग के पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए रहें तो आप बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, हमने लास्ट चैप्टर में क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था. उसी प्रकार से हम मैट्रिक्स चैप्टर में इन्वर्शन मेथड से ठीक है क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं. ठीक है, तो देखिए आज का हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड सॉल्व द इक्वेशन. कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड. ठीक है, कभी इन्वर्शन मेथड भी लिखकर आता है या फिर कभी कभार इन्वर्स मेथड भी लिखकर आ जाता है. तो उसमें कंफ्यूज होना है क्या, नहीं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, वहाँ पे मैट्रिक्स वर्ड लिखा ही रहेगा, तो जिससे कि आप समझ जाओगे कि अगर मैट्रिक्स में दिया हुआ है और साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, गिवन है, तो हमें ऑफ कोर्स क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है, हमारे पास इन्वर्शन मेथड है. ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड है, हमारे पास इन्वर्शन मेथड है. ओके, तो लेट्स सी सॉल्यूशन. सबसे पहले अब क्या ध्यान देना है कि कितने इक्वेशंस है और कितने वेरिएबल्स है. इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना ये तो देख लिया, लेकिन इक्वेशंस कितने हैं, 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स भी कितने हैं. फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं और सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं दोनों ही इक्वेशंस में. इसका मतलब कि 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं और उसमें 2 वेरिएबल्स हैं. जैसे कि हम डिटरमिनेंट चैप्टर में क्या करते थे, अगर हमारे पास इक्वेशंस दिए रहते थे तो सब में पहले हम उसे एक के नीचे एक लिखते थे. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उन्हें क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे. गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5. इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं. हो गए यहाँ तक की. तो इसके बाद अब ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे. सब में पहले क्या करोगे, जो भी इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे उन इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखोगे, ये पहली बात. उसके बाद जब वो इक्वेशंस को लिखोगे तब क्या याद रखोगे कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स वाले टर्म आना चाहिए, एक्स वाई जेड इस तरह के, और राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. ओके, ये हो गया. उसके बाद क्या करना है, इन इक्वेशन अगर सपोज कभी वेरिएबल्स का टर्म राइट हैंड साइड में रहा तो क्या करते हैं, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद अब क्या करना है, ध्यान रखना कि x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z ही आए. ठीक है, अगर कोई टर्म नहीं रहा तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, मैंने सिखाया है आप लोगों को, क्या लिखते हैं, उसमें 0 लिखते हैं, 0 इंटू एक्स. ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है इक्वेशंस लिखने का, अब बट सॉल्व करने का अलग तरीका है.
तो इसे सॉल्व करने के लिए सब में पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इन्हें कौन से फॉर्म में लिखना है, इन्हें लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखना है इन्हें, मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सब में पहले दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होता है, एक मैट्रिक्स बनाना है, बनाया आपने, उसके बाद क्या करोगे, पहले फर्स्ट वाले कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखूंगी। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5, 3। सेकेंड वाले कॉलम में क्या लिखूंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखूंगे। क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई, 1, 2। लिख लिया। उसके बाद मैंने बताया था क्या लिखना है, उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाना है, उसमें क्या लिखना है, वेरिएबल्स। फिर से देखिए, पहला एक मैट्रिक्स लिखा हमने, उसमें पहले क्या करना, फर्स्ट वाले कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना और सेकेंड वाले कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पर y के सामने में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पर 1 और प्लस का साइन है, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया। अगर लेकिन माइनस का साइन रहता है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या करना पड़ता है, माइनस का साइन लिखना पड़ता है। ओके, यस। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स x और y। z लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे इक्वेशन में z वेरिएबल अभी यूज नहीं हो रहा है। तो जो वेरिएबल पहले आता है वही पहले लिखना है। अपने मन से y को ऊपर और x को नीचे, इस तरह से कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। ये होने के बाद उसे क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगा देना है और फिर क्या करना है, हाँ, ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर लिखे हैं उन्हें मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है। ओके, ठीक है। तो सिंबॉलिकली से क्या हो जाता है, ये है हमारा कैपिटल ए, ये है एक्स और इक्वल टू बी। और हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया है, x इक्वल टू क्या हो जाता है, a इनवर्स b। क्या हो जाता है, x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब बताइए, आप लोग को a इनवर्स फाइंड आउट करना आता है? यस, सभी को a इनवर्स फाइंड आउट करना आता है। हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कंसेप्ट भी इसके पहले वाले वीडियो में देख चुका है, लेक्चर में देख चुका है, और जिसमें हमने मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा है। तो देखिए, टू फाइंड ए इनवर्स, अब अगर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, ये है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर रोमन नंबर का 1 दे देते हैं। ओके, तो अभी आपका पूरा फोकस कहाँ, इस इक्वेशन पे। सब में पहले आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स आप सभी को बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आता है। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए कहाँ से लाएंगे हम, तो देखिए ध्यान से, ए यानी कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है या नहीं, है ना। ठीक है, हियर ए इक्वल टू क्या है हमारा, 5, 3, 1, 2 है, इस तरह से। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हम इसे करते हैं डिटर्मिनेंट में लिखते हैं सब में पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन, 5, 3, 1, 2। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था आप लोग को, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और क्या कहा है आप लोग को, वहाँ पे क्या करना है, C11 वगैरह इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ये नंबर से ये नंबर को। तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू 3 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 7। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है। इसी के बाजू में मैंने आप सभी से कहा था, पहले भी क्या कहा था, साइन दे देना, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या कर देना, क्या लिख देना, C11 C12
C21 एंड C22 इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम सब में पहले कोफैक्टर C11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो C11 इक्वल टू, C11 के लिए कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस कौन सा नंबर पे है, इस पोजीशन पे, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, दिस वन। ओके, तो क्या करना पड़ता है, जहां पर वह नंबर लिखा रहता है तो वह करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हमने उसे डिलीट कर दिया, क्या बचा, ओनली 2। तो C11 क्या आ गया है हमारा, 2। उसके बाद हम फाइंड करते हैं C12। C12 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का, कौन सी पोजीशन का नंबर है, दिस वन। तो ये जहां आया है वह रो और वह कॉलम फिर से डिलीट हो गया, क्या रहा, सिर्फ 3, क्या रहा वहां पर, 3। तो C12 कोफैक्टर ऑफ C12 क्या आ गया हमारा, -3 आ गया। अब हम सेकेंड रो में चलते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट कोफैक्टर क्या है हमारा, C21। C21 के लिए भी कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लिख दिया। कौन सी पोजीशन का नंबर है, दिस वन। तो जहां पे वह नंबर रहता है क्या करते हैं, लिखा हुआ उसके आजू बाजू वाले नंबर्स करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देते। इस तरह से हमने उसे डिलीट कर दिया। ओके, तो क्या रहा, सिर्फ 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा C22। C22 के लिए कौन सा साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस। C22 के लिए कौन सी पोजीशन है, यह पोजीशन है जहां पर 2 लिखा हुआ है। तो 2 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो ये डिलीट होने के बाद में क्या बचा, सिर्फ 5। तो कोफैक्टर ऑफ C22 क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या लिखते हैं, P इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ओके, मैट्रिक्स का साइन C11, C12, C21, C22। ओके, अब इसके नीचे मैट्रिक्स भी लिखेंगे हम हमारा। देखिए C11 क्या आया है, +2, तो प्लस का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा, सिर्फ हमने क्या लिख दिया, हमने सिर्फ 2 लिख दिया। उसके बाद C12 क्या है हमारा, -3। फिर हम सेकेंड रो में आया तो C21 क्या है, -1, और C22 +5, तो +5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 5। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हम अभी फाइंड क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे A इनवर्स। तो A इनवर्स कैसे करते हैं, क्या यूज करना पड़ता है उसके लिए, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, जो कि अभी हमने देखा था। क्या है वह फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट A तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ A। यस, करेक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा कहाँ से आता है, ये जो हम मैट्रिक्स P लिखते हैं उसका ट्रांसपोज करके, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो कैसे ट्रांसपोज करते हैं हम, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ A लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं। तो A इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे आप लोग। तो हमने वहां पर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो हमारे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आई थी 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 एज इट इज, डिटर्मिनेंट A की जगह हमने लिखा 7।
और एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें ये मैट्रिक्स मिला है। तो ये मैट्रिक्स हम जैसे का वैसा यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन दिया था रोमन नंबर वाला 1। क्या लिखा था वहां पर हमने, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस तरह से हमने लिखा था। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स जाके वीडियो में आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x है वह जैसे का वैसा, लेकिन राइट हैंड साइड में ए इनवर्स है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स वाला टर्म लिख सकते हैं, स्टार्टिंग का 1/7 जैसे का वैसा। अब ये क्या है, 2 - 1 - 3 5। ये तो हमने ए इनवर्स लिख लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या है, बी लिखा हुआ है। बी की जगह हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा है। तो देखिए वहां पर स्टार्टिंग में बी में हमने लिखा है, क्या लिखा है, बी मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म लिखे हुए रहते हैं वह क्या रहते हैं, वो मैट्रिक्स बी की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या थी, 13 5। ठीक है, जहां पर हमने रोमन नंबर वाला इक्वेशन 1 दिया था उसी के ऊपर हमने ये मैट्रिक्स बी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये बी लिख दिया। लेकिन ये x का मतलब क्या था हमारा, ये x का मतलब मैट्रिक्स एक्स वाई, ऐसा था ना, करेक्ट। तो अब आप बताइए, अभी तक हमने फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू फाइंड हुई क्या, नहीं, हमें सिर्फ क्या मिला है, एक मैट्रिक्स मिला है। क्या मिला है, एक मैट्रिक्स मिला है। तो हमने 1/7 को तो जैसे का वैसा लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स है दो मैट्रिक्स, और उनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा साइन है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का। प्लस और माइनस नहीं लिखा है ना, हमने आजू बाजू में लिखा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आया समझ में। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कंसेप्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, कौन कौन से दो टॉपिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यस, करेक्ट। अगर नहीं याद आएगा तो फिर से जिन्हें नहीं समझा, नहीं याद आ रहा, उन्हें क्या करना है, फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखना है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप बताइए, आप सभी को आता है? ऑफ कोर्स आता है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर उसके ऊपर के भेजे जा चुके हैं और आप सभी ने अच्छे से देखा भी होगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का साइन। तो 2 से हम क्या करते हैं, 2 × 13, प्लस का साइन, उसके बाद हमेशा कौन सा साइन, प्लस का साइन। फिर सेकेंड नंबर से सेकेंड नंबर, इसका मतलब -1 × 5। ओके, ये हो गया, हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर कोई और दूसरा रो और कॉलम तो है नहीं, मतलब सॉरी, यहाँ पर कॉलम तो है नहीं, तो फर्स्ट रो से कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से। अब हम जाते हैं सेकेंड रो पर, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय अब सेकेंड कॉलम। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से होगा, फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर, -3 × 13 प्लस 5 × 5। मैट्रिक्स का साइन कंप्लीट। ओके, इक्वल टू 1/7। तो 2 × 13 26। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, 26, 1 यहाँ पे माइनस है तो -1 × 5 -5 है, और ये माइनस साइन अगर बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस, और 1 × 5 5, -3 × 13 -39, प्लस का साइन, 5 × 5 25। ओके,
इक्वल टू 1/7। 26 में से 5 को माइनस किया तो 21, और 39 में से 25 को माइनस किया तो 14। बट ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है यहाँ पर? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, बिकॉज की प्लस माइनस माइनस होगा। तो हमने 39 में से 25 को माइनस किया और माइनस करने के बाद क्या आया? 14 आया, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? माइनस लगाया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है? बाहर 7 लिखा है। तो ये बाहर 7 कैसे है? मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे हो जाएगा ये? 1 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7। वैसे ही बाहर वाला जो नंबर रहेगा, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है ना? हाँ, वही कर रहे हैं हम। माइनस का साइन, 1 से 14 को मल्टीप्लाई किया तो 14, और डिनोमिनेटर में 7। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा? x और y। अब देखिए दोनों साइड में मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक समान मैट्रिक्स है। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसका यूज करते हुए? इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करते हुए। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 21/7 एंड y इक्वल टू -14/7। x इक्वल टू क्या हो गया? 21/7 और y इक्वल टू -14/7। तो ये और सॉल्व हो सकता है। 7 3 ज़ा 21 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3, और 7 2 ज़ा 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो -2। तो हमें सोल्यूशन मिल गया हमारा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नहीं तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे? यहीं डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। 21 से 21/7 कर दिया, ठीक है, 21 को डिवाइड किया 7 से तो क्या आ गया? 3, और 14 को डिवाइड किया 7 से क्या आ गया? 2, माइनस का साइन है तो माइनस। डायरेक्टली हम यहाँ पर 3 और -2 भी लिख सकते थे। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया साइमल्टेनियस इक्वेशन का। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही यह होता है, क्या करना रहता है वहाँ पर जो इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं उनमें जो वेरिएबल्स रहते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। ओके, तो आप लोग को पता है कि चेक कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनमें आप x की जगह 3 और y की जगह -2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि क्या होता है? आंसर रॉन्ग है। ओके, मैंने आप लोग को डिटर्मिनेंट चैप्टर में क्रैमर्स रूल में चेक करने का तरीका बताया है, सबको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि क्या होगा? आपका उस वीडियो का भी, उस टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी के ऊपर बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो कि आप लोग को एज असाइनमेंट और होमवर्क सॉल्व करना है, और आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप लोग को ये अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक इन्वर्शन मेथड का एग्जाम्पल कंपलसरी एग्जाम में आता है। तो 3x3 इन्वर्शन मेथड समझने के लिए, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्शन मेथड समझने के लिए पहले 2x2 का आना ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 2x2 के इससे आपको क्या समझ में आएगा? कंसेप्ट समझ में आएगा कि पहले क्या करना है, बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। समझ में आया सभी को? तो आप लोग को पूरे असाइनमेंट, पूरे प्रॉब्लम्स को ध्यान से सॉल्व करना है। अब जैसे कि बाकी तो ठीक है, देखिए ये सेकेंड वाले प्रॉब्लम में यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, तो मैंने आप सभी को बताया है कि कांस्टेंट टर्म हमें कहाँ चाहिए? राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के उस साइड में। तो ये जो +2 लिखा है, पहले आप उसे क्या करेंगे? जब हम एक के नीचे की इक्वेशन लिखते हैं तब वहाँ पर क्या करोगे? ये +2 को कहाँ लेकर जाओगे? दूसरी तरफ लेके जाओगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। तो +2 है तो उसका क्या हो जाएगा? वो -2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को ये अच्छे से आ ही जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना।
आने वाले लेक्चर में हम इन्वर्शन मेथड की कुछ और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।